हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। PT4 में पेपर 1 का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन पैसेज बेस्ड हैं। पैसेज में SN2TH रिएक्शन का मैकेनिज्म दे रखा है। SN2TH रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें ऑलरेडी पता है, तो उसको वापस से डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट फॉर्म अमाइड व्हेन रिएक्ट्स विद CH3 C डबल बॉन्ड और Cl। एसिड हैलाइड के साथ कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करने पे अमाइड नहीं बनाता? तो एसिड हैलाइड तो क्या हो गया, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल SN2TH रिएक्शन में क्या होता है, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो ये एसिड हैलाइड यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल या तो प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है या टर्शियरी अमाइन है। ये न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे अटैक करेंगे तो फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, अमाइड। अमाइड कौन सा हो सकता है, या तो प्राइमरी अमाइड हो सकता है या सेकेंडरी अमाइड हो सकता है या टर्शियरी अमाइड हो सकता है। लेकिन इनमें से एक न्यूक्लियोफाइल ऐसा भी है जो CH3COCl के साथ रिएक्ट करने के बाद अमाइड फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल बेसिकली कौन हो सकता है? तो सबसे पहले आप एक जनरल रिएक्शन देख लो। जनरल रिएक्शन में एसिड हैलाइड ये हो गया सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और इसी से पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो अमाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, जहां पर SN2TH रिएक्शन नहीं होगा। जैसे मान लो कि प्राइमरी अमाइन मैंने कंसिडर कर लिया, तो नाइट्रोजन एक तरफ अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है और बाकी 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट असाइल कार्बन पे। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, वापस से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लीविंग ग्रुप लीव करता है। तो CH3C डबल बॉन्ड हो NH2 प्लस R प्लस Cl माइनस। अगले स्टेप में यहां से क्या होता है, प्रोटॉन लॉस। प्रोटॉन लॉस होगा, इस H प्लस को Cl माइनस रिमूव कर लेगा तो HCl बनेगा। प्रोटॉन लॉस होगा तभी यहाँ पे अमाइड मिल सकता है। तो अमाइड मिलने के लिए नाइट्रोजन एटम पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि सेकंड स्टेप में प्रोटॉन लॉस होगा तभी अमाइड मिल सकता है। तो यहाँ पे किसी एक न्यूक्लियोफाइल में नाइट्रोजन एटम पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में CH3COCl के साथ रिएक्शन करके प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड या टर्शियरी अमाइड हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ये तो अपने पास क्या हो गया, सेकेंडरी अमाइन हो गया। तो जब ये CH3COCl पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, इधर अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, लीविंग ग्रुप लीव कर गया। CH3C डबल बॉन्ड हो NH प्लस CH3 फाइनली प्रोटॉन लॉस होगा तो अमाइड मिल सकता है। और यहाँ नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था, इसीलिए अमाइड फॉर्मेशन होगा। और ये अमाइड कौन सा होगा, नाइट्रोजन पे 3 तरफ कार्बन प्रेजेंट है तो 3 डिग्री अमाइड मिलेगा। लेकिन अमाइड मिला है, तो पहले ऑप्शन में तो CH3COCl के साथ पॉजिटिव रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट अमाइड मिल सकता है। और ये हमने केवल इस तरीके से पता कर लिया कि नाइट्रोजन पे एक प्रोटॉन प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड में बिल्कुल होगा। थर्ड में रिएक्शन नहीं हो सकती क्योंकि नाइट्रोजन पे कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, और डी में भी रिएक्शन होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी SN2TH रिएक्शन का क्वेश्चन है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करना है बेसिक मीडियम में, तो फाइनली एस्टर के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलता है और अल्कोहल मिलता है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें दे रखे हैं, ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर इक्वेशन में या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 2, हाइड्रोलिसिस दे रखा है एस्टर का, यहाँ O18 का लेबल लगा रखा है, C2H5 हो गया। ये OH माइनस H2O हाइड्रोलिसिस है, वाटर के साथ रिएक्शन करना है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये बेसिकली एक तरीके से कैटलिस्ट हो सकता है। बेसिक हाइड्रोलिसिस आपको करना है तो प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसिड। बेसिक मीडियम है तो एसिड नहीं मिलेगा, कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। एसिडिक H यहाँ से रिमूव हो जाता है, और अगर इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस हम कर सकते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन वापस से एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, प्लस अल्कोहल। ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलता है। तो मैकेनिज्म फॉलो करने के बाद ही करेक्ट प्रोडक्ट हम यहाँ पे बता पाएंगे। तभी हमें पता चलेगा कि जो O18 है, जो 18 लेवल लगा रखा है, ये ऑक्सीजन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में जाएगा या अल्कोहल वाले पार्ट में जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर। क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं? अब प्रोडक्ट यहाँ पे दे रखा है CH3C डबल बॉन्ड O18 माइनस सेकेंड, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस थर्ड, CH3CH2 OH 18 है, और फोर्थ हो गया नन ऑफ दीज। अब देख लेते हैं इसमें, तो कंप्लीट मैकेनिज्म फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद सही प्रोडक्ट हम बना पाएंगे। तो क्या होगा, बेसिक मीडियम है, न्यूक्लियोफाइल H2O यहाँ पे अटैक करेगा,
पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ और लीविंग ग्रुप लीव कर गया। O18 प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या हो गया OH2 प्लस, प्रोटॉन लॉस हो जाएगा। बेसिक मीडियम में तो प्रोटॉन लॉस होने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और प्लस इधर से क्या मिल गया था C2H5O माइनस, O माइनस ने H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया तो C2H5OH ये अल्कोहल मिलेगा। और यहाँ अल्कोहल में ऑक्सीजन एटम पे 18 का लेबल लगा रखा है, ये आंसर नहीं है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी एसिडिक फॉर्म में थोड़ी रहेगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर लिया जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में चला गया, कार्बोक्सिलेट आयन में। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है O18 माइनस डबल बॉन्ड O। तो ये प्रोडक्ट आपको कौन सा मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड भी नहीं मिल सकता क्योंकि सेकंड में कार्बोक्सिलेट आयन में O18 प्रेजेंट नहीं है। और फाइनली जो करेक्ट प्रोडक्ट हमने बनाया है यहाँ पे O18 प्रेजेंट है कार्बोक्सिलेट आयन में, तो उसका भी केवल एक ही आंसर है, फर्स्ट। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे और SN2TH रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। SN2TH रिएक्शन एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। और अगर SN2TH रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल वाटर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 4 ये दोनों भी पैसेज बेस्ड हैं। पैसेज में कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म हमें दे रखा है। तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म हमें ऑलरेडी पता है, तो इस मैकेनिज्म को हम वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बेसिकली कीटो फॉर्म आपको बना के दे रखा है और कीटो से इनोल बनाना है। तो कौन सा ऑप्शन में 2 इनोल फॉर्म पॉसिबल है ये आपको चेक करना है। ऑप्शन 1 आप देखिए, ऑप्शन 1 में क्या दे रखा है, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड में अगर देखा जाए तो केवल लेफ्ट साइड के जो कार्बन है यहीं पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो एक ही इनोल फॉर्म मिलेगा और ये इनोल फॉर्म बेसिकली क्या होगा। और आपसे क्या पूछा है कि 2 इनोल फॉर्म बन सकता है या नहीं बन सकता, स्ट्रक्चरली एक बनेगा और टोटल स्टीरियो आइसोमर भी काउंट करना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि स्टीरियो आइसोमर आपको काउंट नहीं करने। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टीरियो आइसोमर भी पॉसिबल है या नहीं है। काइरल कार्बन तो यहाँ होगा नहीं, केवल ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटी आपको देखनी है। तो कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, लेकिन लेफ्ट कार्बन एटम पे दोनों ग्रुप सेम है। दोनों ग्रुप सेम है तो जीआई पॉसिबल नहीं होगा। स्टीरियो केमिकली भी एक है और स्ट्रक्चरली भी एक है, तो ये आंसर तो नहीं है। सेकंड में आप बनाइए, इस साइड अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इधर से ही हम इनोल फॉर्म बना सकते हैं। तो जब आप ये इनोल फॉर्म बना रहे हो तो इस कार्बन एटम पे बेसिकली एक हाइड्रोजन एटम लेफ्ट होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम पे चला गया और कार्बन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन में आना जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनोल फॉर्म। स्ट्रक्चरली तो एक ही इनोल बन सकता है, लेकिन स्टीरियो केमिकली ये 2 हैं, क्योंकि इस कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड जीआई पॉसिबल है। दोनों ग्रुप डिफरेंट है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये आंसर हो गया। थर्ड और फोर्थ भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि एक ही इनोल फॉर्म पॉसिबल है स्ट्रक्चरली और इसमें भी बेसिकली जीआई पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे भी इसी साइड अल्फा हाइड्रोजन है तो इसी अल्फा हाइड्रोजन की वजह से इनोल फॉर्म बनाया जा सकता है। तो ये हाइड्रोजन तो चला गया OH में और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन में आ गया, तो ये इनोल फॉर्म है, एक ही इनोल फॉर्म है। यहाँ पे भी कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पे कोई जीआई पॉसिबल नहीं होगा। तो बेसिकली आपको ये देखना था कि कीटो फॉर्म से इनोल बना है। इनोल स्ट्रक्चरली सभी में एक बन रहा है, लेकिन इस स्ट्रक्चरल आइसोमर में बेसिकली कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है और इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अबाउट जीआई पॉसिबल हो सकता है। तो अगर यहाँ जीआई पॉसिबल होगा तो 2 इनोल बन सकता है और जीआई पॉसिबल नहीं होगा तो एक ही इनोल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल इनोलिक फॉर्म इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर ऑफ ब्यूटेनॉन। तो ये ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर हो गया। ब्यूटेनॉन में C डबल बॉन्ड हो, फर्स्ट पे मत लगा देना, क्योंकि फर्स्ट पे आपने लगा दिया तो ये ब्यूटेनॉन नहीं होगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, एल्डिहाइड हो गया। सेकंड और थर्ड में कहीं पे भी डबल बॉन्ड हो लगा दो, एक ही पॉसिबिलिटी है। अब ये क्या है अपने पास, कीटो फॉर्म, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों तरफ से इनोल फॉर्म डिफरेंट बनेगा। तो बेसिकली स्ट्रक्चरली कितनी इनोल फॉर्म आएगी, 2। एक तो ये हो गया और इधर से आएगा तो CH3 यहाँ पे आ जाएगा OH, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन पे एक H लेफ्ट होगा, एक CH3 यहाँ प्रेजेंट है। तो 2 इनोल फॉर्म स्ट्रक्चरली हमें मिल गया। अब इन दोनों इनोल फॉर्म में आप चेक कर लो कि कहीं पे जीआई की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। तो स्पाई बॉन्ड पे तो जीआई पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन एटम पे दोनों ग्रुप सेम अटैच्ड है और यहाँ इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में दोनों साइड दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ जीआई पॉसिबल है। तो बेसिकली यहाँ से इनोलिक फॉर्म 2 आएगा, यहाँ से इनोलिक फॉर्म 1 आएगा।
तो टोटल ब्यूटेनॉल का 3 इनोलिक फॉर्म पॉसिबल है। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म हमें बहुत अच्छे से आता है, केवल कीटो से इनोल फॉर्म बनाना था। इनोल फॉर्म अगर आप सही से बना लेते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है और दोनों क्वेश्चन में मार्क्स पक्का आने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैसेज बेस्ड है और यहाँ बेसिकली पैसेज में आपको क्या दे रखा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करने का मेथड बताया हुआ है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमें ऑलरेडी पता भी है, उसमें पैसेज पढ़ने से कुछ आपको नया पता नहीं चलेगा। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां पे एब्सेंट है, पहला आपको फिशर प्रोजेक्शन में बना के दे रखा है और ये बेसिकली मीसोफॉर्म ही है, 2 कायरल कार्बन है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ऐसा कंपाउंड जहां कायरल कार्बन 2 या 2 से ज्यादा प्रेजेंट है उसके बावजूद भी अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो उसको क्या बोलते हैं, मीसोफॉर्म। ये सब बातें ऑलरेडी हमें पता है। तो यहां तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और इसमें क्या पूछा है कि कहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन क्या है अपने पास, बेसिकली इधर Cl लगा रखा है, इधर CH3 लगा रखा है। तो जब भी अपने पास इवन मेंबर्ड साइकिल हो वहां पे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा मिलेगा, चाहे यहाँ पे 2 ही ग्रुप है, यहाँ पे एक नहीं है, एक तो CH3 और एक H है। तो A और B लगा दो, C और D लगा दो, लेकिन इवन मेंबर्ड साइकिल में डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको हमेशा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ तो कोई कायरल कार्बन ही नहीं है, एक जगह CH3 लगा रखा है, एक जगह Cl लगा रखा है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। CH3 हाफ इधर गया, हाफ इधर गया, ऊपर वाली साइड, नीचे वाली साइड Cl हाफ इधर गया, Cl हाफ इधर गया, और बाकी ये जो कंपोनेंट है ये एग्जैक्टली हाफ हो ही रहा है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकते। और लास्ट है अपने पास साइक्लोब्यूटेन बना रखा है, इधर क्लोरीन है, इधर क्लोरीन है और इधर भी क्लोरीन है। अगर हम यहां से देखें तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इधर क्लोरीन है तो यहां क्लोरीन नहीं है। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें तो ये डायगोनल में जो भी प्रेजेंट है वो तो एग्जैक्टली हाफ ऑफ कट ही जाएंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि इस कंपोनेंट में एक Cl प्रेजेंट होगा, इस कंपोनेंट में Cl प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर किसी भी केस में POS एब्सेंट होगा, POS एब्सेंट है, COS भी आप चेक कर सकते हो, COS भी यहाँ पे एब्सेंट है। तो ये जो लास्ट वाला कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में Which of the following compound is not chiral? कौन सा कायरल नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और यहाँ पे थोड़े स्पेशल केसेस भी दे रखे हैं और सारे स्पेशल केसेस आपको पता है। नॉट कायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ए में तो ये कायरल होगा क्योंकि इस कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है। 1 कायरल कार्बन अगर कहीं पे भी प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरल मॉलिक्यूल है ये, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कायरल कार्बन 0 प्रेजेंट है या 2 से ज्यादा प्रेजेंट है, उस केस में मॉलिक्यूल कायरल हो भी सकता है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। लेकिन किसी कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो पक्का कायरल होगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहां पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री आप ढूंढ ही नहीं सकते। अब ये अपने पास बाइफिनाइल का केस आ गया। बाइफिनाइल में एक फिनाइल रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक वर्टिकल प्लेन में, तो उसको आप चाहें तो कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। लेट अस से कि ये बोर्ड के प्लेन में, तो ये बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन आपको कंडीशन पता है, और कंडीशन बेसिकली क्या होता है कि इन दोनों फिनाइल रिंग में ये जो ऑर्थो पोजीशन है, इन ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। इधर भी ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए, इधर भी ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो इस केस में ही इस पर्टिकुलर कंपाउंड में POS और CS एब्सेंट होगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव को क्या बोलेंगे, कायरल। और किसी भी एक साइड अगर 2 ग्रुप सेम आ गए, 2 ग्रुप सेम आने पे POS प्रेजेंट होता है। तो यहां देख लेते हैं क्या प्रेजेंट है, Br CH3 और Cl और Cl दोनों ग्रुप सेम है, POS प्रेजेंट होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अकायरल मॉलिक्यूल इसको बोलेंगे। आप इसमें POS बता भी सकते हो। नेक्स्ट अपने पास एग्जैक्टली वापस से स्पेशल केस है, एलिन्स का केस है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कंटिन्यूस लगा हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, नॉन प्लेनर हो गया। इससे जुड़ा हुआ ये जो एटम्स है इसको आप बोर्ड के प्लेन में अज्यूम कर लो, तो ये कहाँ चला जाएगा, बोर्ड के बाहर और बोर्ड के अंदर। CH3
OH। इसका भी कंडीशन आपको पता है कि ये जो लास्ट में टर्मिनल sp2 कार्बन है, यहाँ पे दोनों ग्रुप अगर दोनों साइड डिफरेंट है तो उस केस में ये मॉलिक्यूल कायरल होता है, कोई POS या COS प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये बेसिकली कायरल होगा। दोनों ग्रुप डिफरेंट है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये भी कायरल है, ये अकायरल है, आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है। और ये लास्ट, ये भी बहुत सिंपल है, Cl और CH3, तो ये बेसिकली कायरल कार्बन है। किसी कंपाउंड में अगर एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल। तो इसमें आंसर अपने पास क्या हो गया, सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिंगल करेक्ट है तो बहुत इजीली हो जाएंगे और पेपर भी काफी सिंपल है तो स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी भी टॉपिक में जो इनिशियल लेवल प्रॉब्लम होता है वही इनिशियल लेवल प्रॉब्लम आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सिंगल करेक्ट है। कुछ रिएक्शंस आपको दे रखी है और ये पूछा है कि किसमें करेक्ट प्रोडक्ट गिवन है, करेक्ट प्रोडक्ट। तो ठीक है, हम पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करके प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे दे रखा है और हमने जो प्रोडक्ट बनाया दोनों मैच कर गए तो वो आंसर होगा, वरना आंसर नहीं आएगा। तो फर्स्ट अपने पास क्या हो गया, साथ साथ सभी ऑप्शंस को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। एस्टर भी आपको बना के दे रखा है, OH अल्कोहल भी बना के दे रखा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करना है, 1 इक्विवेलेंट आपको दे रखा है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, बहुत अच्छा बेस भी होता है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। एक्वस NH4Cl, एक्वस मतलब वाटर और NH4Cl क्या हो गया अपने पास, एसिडिक कंडीशन, एसिडिक सॉल्ट है ये। तो यहाँ बेसिकली एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है, इससे ज्यादा और कुछ आपको एक्वस NH4Cl से नहीं समझना है। अब प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बना के दे रखा है और फिर उसके बाद हम भी प्रोडक्ट बनाएंगे, दोनों मैच कर गए तो आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट आपको दे रखा है, OH को इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया और एस्टर को कीटोन में कन्वर्ट कर दिया प्लस C2H5OH। हाँ ये प्रोडक्ट है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3 माइनस कार्बोनाइन प्रेजेंट है। ये कार्बोनाइन बेसिकली न्यूक्लियोफाइल भी बहुत अच्छा है, बेस भी बहुत अच्छा है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी कर सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2TH रिएक्शन कहाँ होता है, एसिड डेरिवेटिव में, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में। लेकिन ये बहुत अच्छा बेस भी है तो एसिड बेस रिएक्शन भी हो सकता है। एसिड बेस रिएक्शन होने के लिए बेस तो अपने पास है तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर यहाँ कहीं पे भी एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये बहुत बात की बात है। उसके लिए अगर CH3 माइनस का और इक्विवेलेंट अगर दे रखा है तो फिर वो रिएक्शन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ फिलहाल एक ही इक्विवेलेंट है तो ये CH3 माइनस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा और ज्यादा ध्यान आपको लगाना ही नहीं है। वापस से एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब यहाँ पे H आ जाएगा तो ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, प्रोडक्ट आपको डिफरेंट बना के दे रखा है। तो पहला तो हो गया गलत। सेकंड पे आते हैं। सेकंड बहुत सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोन दे रखा है और HCN के साथ इसका रिएक्शन करना है तो HCN का एडिशन होगा, साइनोहाइड्रेन फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ इन्होंने प्रोडक्ट साइनोहाइड्रेन नहीं बना रखा, यहाँ हाइड्रोजन लगा रखा है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, OH। तो ये भी गलत है। किस तरीके से, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव एसिड HCN में से एसिडिक प्रोटॉन रिमूव कर लेता है तो ऑक्सीजन के ऊपर तो क्या अटैच हो गया, H+ इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोनिल कार्बन में क्या अटैच हो गया, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों अटैच हुए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट आना चाहिए था साइनोहाइड्रेन। सेकंड भी गलत है। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में एस्टर का हाइड्रोलिसिस करना है तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही आंसर बना देंगे। एस्टर अपने पास क्या है, एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव में ये जो असाइल कार्बन है और ये जो लीविंग ग्रुप है ये बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस दे रखा है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनेगा। तो इधर OH माइनस इधर H+, तो 2 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड बन गया और C2H5OH इथेनॉल बन गया। यहाँ इन्होंने क्या दे रखा है, 2 मोल ऑफ इथेनॉल, तो ये भी गलत है। इथेनॉल ही नहीं बनेगा, इथेनॉल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है। अब इसका फोर्थ ऑप्शन देखिए, तीनों गलत है तो यही सही होगा। ये बेसिकली एक तरीके से क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, पहले ही पता चल गया। और रिएक्शन किससे किया, एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव में लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो यहाँ लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, SN2TH रिएक्शन होगा।
असाइल कार्बन पे अटैक किया, यही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, लीविंग ग्रुप लीव कर गया। तो क्या हो गया, CH3C डबल बॉन्ड हो NH2 प्लस CH3 प्लस CH3C डबल ओ माइनस। ये यहाँ से प्रोटॉन लॉस करवा लेगा, इसके ऊपर प्रोटॉन अटैच हो गया, तो ये हो गया CH3C डबल H, और यहाँ से आपको मिल गया एसिड डेरिवेटिव की अमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, अमाइड। यहां से कौन सा अमाइड मिलेगा, सेकेंडरी अमाइड। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ORM1 की जितनी भी रिएक्शंस थी उन सारी रिएक्शंस का एप्लीकेशन आ गया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो गया, एसिड बेस रिएक्शन भी हो गया। और पहली 3 रिएक्शन में प्रोडक्ट गलत दे रखा था, लास्ट वाली रिएक्शन में ही प्रोडक्ट सही है। तो आंसर कौन सा हो गया, 4th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5 सेकंड में हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन D2O से करना है। D2O मतलब वाटर ही हो गया, और वाटर में एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। यहां पर एसिडिक प्रोटॉन कौन होगा, D+। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन अगर एसिडिक प्रोटॉन से करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और फाइनल आंसर आ जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने पास क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाँ यही है। मैग्नीशियम क्लोराइड है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। रिएक्शन किससे करना है, D2O, एसिडिक प्रोटॉन है, एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो ये एज अ बेस बिहेव करेगा, और यहाँ एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है ही सही। ये एसिडिक प्रोटॉन D+ को रिमूव कर लिया तो ये क्या बन गया, CH3, यहाँ पे आ गया D+ OD माइनस MgCl पॉजिटिव। बहुत इजीली आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से किया है। तो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल प्रोडक्ट हमें मिलता है। ये फाइंड आउट करना है कि कौन से केस में 3 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। तो बहुत इजीली आ जाएगा वो। 3 डिग्री अल्कोहल कहां बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए, CH3 MgBr, तो CH3 माइनस MgBr पॉजिटिव। ये तो बेसिकली स्कोर करने के लिए आपको दे रखा है सारा पेपर। ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो नेगेटिव वाटर में से एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा, तो O के ऊपर आ गया H और कार्बन के ऊपर आ गया CH3। तो ये कौन सा बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल ही बनता है, और अगर अपने पास कीटोन प्रेजेंट है तो कीटोन से ही अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल आता है। तो बाकी सारे ऑप्शन आप चेक कर लेना, मैं डायरेक्ट इसमें आंसर बता देता हूं आपको। अगेन वापस सेकंड में एल्डिहाइड से रिएक्शन है, तो या तो 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली एल्डिहाइड से वापस रिएक्शन है, तो यहां से क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ में कीटोन से रिएक्शन है, एसीटोन, प्रोपेन 2 ऑन। रिएक्शन किसका किया है, PH MgBr, तो PH माइनस MgBr पॉजिटिव। इससे रिएक्शन करने के बाद फिर एक्वस NH4Cl एसिडिक हाइड्रोलाइसिस आपको करना है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होता, क्योंकि कोई लीविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अल्काइल ग्रुप कोई लीविंग ग्रुप नहीं होता। अगर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट ब्रेकडाउन होता, ये नेगेटिव वापस से कार्बन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता और लीविंग ग्रुप लीव करता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में O माइनस वाटर में से H+ को रिमूव कर लेगा, तो OH आ गया, CH3 है, PH है। इस कार्बन एटम पे तीनों तरफ कार्बन एटम कनेक्टेड है, 3 डिग्री कार्बन एटम है, और 3 डिग्री कार्बन एटम से क्या बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो फोर्थ आंसर हो गया। अभी तक यहाँ पे जितने भी ORM1 के क्वेश्चन है सारे ही क्वेश्चन बहुत इजी हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इनऑर्गेनिक में है, और बेसिकली 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। चारों स्टेटमेंट में से आपको देखना है कि कौन सा सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है होने में। ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, और आपको क्या बोलना, इनकरेक्ट। तो रेस्ट 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। H2O हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, H2S, H2Se
और H2O में H2O का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, तो ये हमें ऑलरेडी पता है। नीचे जाने पर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूलर वेट अगर इंक्रीज होगा तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स यहाँ पे इंक्रीज होगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, उसी केस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है। लेकिन H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों से ज्यादा आएगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? H2O का, फिर H2SE का, फिर H2S का। तो यही ऑर्डर आपको दे रखा है, तो ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। बी ऑप्शन पे आते हैं। CHS इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपको कैलकुलेट करना है देन LiH। तो ये तो बहुत सिंपल है। रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो यहां क्या प्रेजेंट है अपने पास? H-, इधर भी क्या प्रेजेंट है? H-। तो H- बेसिकली ज्यादा जहां से मिलेगा तो वहीं पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा। हाइड्राइड एंड सामने वाले पे अटैक करेगा तो सामने वाले पे H- एटम अटैच होगा तो सामने वाले का रिडक्शन होगा, उसका रिडक्शन होगा तो उसे क्या बोलना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो H- आपको ज्यादा कहां से मिल सकता है? जहां पे बेसिकली आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो CSH में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और लिथियम हाइड्राइड में आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो ये भी सही दे रखा है। BF3 इज मोर एसिडिक देन Bi3, तो BF3 पे आ जाते हैं और Bi3 पे आ जाते हैं। BF3 में आपको क्या लगता है कि फ्लोरीन एटम अटैच्ड है, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसका -I लगेगा, -I लगने से यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले को क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। तो क्या लग रहा है कि BF3 का जो लुईस एसिडिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा? बिल्कुल गलत है, और यही आपको इस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही आंसर हो गया। क्योंकि BF3 में अगर देखा जाए तो फ्लोरीन के पास लॉन पेयर प्रेजेंट है, बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, बैक बॉन्डिंग होगा। यहाँ 2p में लॉन पेयर है, ये 2p ऑर्बिटल यहाँ खाली है। 2p ओवरलैपिंग बहुत अच्छा होता है, तो बेसिकली बोरोन का जो इलेक्ट्रॉन खाने का भूख है ये फ्लोरीन एटम बहुत अच्छे से पूरा कर रहा है। बोरोन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसको थोड़ा थोड़ा खत्म कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम आ जाएगी। लेकिन Bi3 में क्या होगा? यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग बेसिकली होगा ही नहीं, थ्योरेटिकली आप बोल सकते हो। क्योंकि किस तरीके से कि एक एटम पे लॉन पेयर प्रेजेंट है, एक एटम पे क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ये लॉन पेयर एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ जा सकते हैं, तो थ्योरेटिकली यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, लेकिन बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। ये 5p से ये इलेक्ट्रॉन पेयर 2p में जा रहा है, तो 2p और 5p का जो ओवरलैपिंग है बहुत ही घटिया होगा। तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कोई पूरा नहीं कर रहा है, बोरोन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसका लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो BF3 से ज्यादा लुईस एसिडिक कौन होता है? Bi3। तो यही ऑप्शन आंसर है, क्योंकि ये आपको गलत दे रखा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही हमें पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, इसका डी ऑप्शन अभी देखना है। डी ऑप्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट NF। तो ये तो करेक्ट है, ये आपको याद ही करना है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको बता रखा है, बिल्कुल करेक्ट है। ये मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली पैकिंग एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा, क्योंकि कैटाइन का साइज और एनाइन तो कॉमन है, कैटाइन का साइज यहीं पे छोटा है। जितना ज्यादा साइज छोटा होगा कैटाइन और एनाइन का, पैकिंग एफिशिएंसी बहुत बढ़िया होगा। पैकिंग एफिशिएंसी अगर अच्छा होगा तो उस केस में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन बताना है। तो ये सब तो स्कोर करने के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या हो गया? R और S फाइंड आउट करना है कायरल कार्बन में। तो ये हो गया NH2, ये हो गया CHO, ये हो गया HOH, इधर आ गया HCS3। पहली बात तो यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट होगा। तो ये हो गया 1, तो ये क्या हो गया 2। इस कार्बन को 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे। अब 2 के ऊपर क्या आएगा? R या S। 3 के ऊपर क्या आएगा? R या S। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले 2 पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे कौन कनेक्टेड है? नाइट्रोजन है डायरेक्टली कनेक्टेड। डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है? कार्बन। डायरेक्टली कौन है? कार्बन। डायरेक्टली कौन है? हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर तो नाइट्रोजन का है, तो 1 इसको मिलेगा, 4 इसको मिलेगा। अब यहाँ पे 2 और 3 आना है। कार्बन के आगे कौन है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है तो उसको 2 बार काउंट कर सकते हैं। और अगर इस ग्रुप की बात करें तो कार्बन के आगे क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। ऊपर वाले को प्रायोरिटी चला गया, तो इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3। 1 2 3 क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो R होना चाहिए।
लेकिन ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो बेसिकली यहां से इसको इन्वर्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा S। अब सेकंड वाले कायरल कार्बन पे आते हैं। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है तो 1 2 3 क्लॉकवाइज R होता है और 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S होता है। इसी तरीके से आंसर आपको बताना है। लेकिन अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाता है तो 1 2 3 क्लॉकवाइज जो R होता है उसको आपको क्या आंसर देना है, S। जस्ट ऑपोजिट करना है। अब इधर देखो आप, यहां बेसिकली कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4। कार्बन और कार्बन इसको क्या मिलेगा 2 और 3। इस कार्बन के आगे क्या है 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन के आगे क्या है नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, तो ऊपर वाले को प्रायोरिटी जाएगा। तो ऊपर वाला ये जो रेस्ट ऑफ द ग्रुप है इसको क्या मिलेगा 2, इसको क्या मिलेगा 3। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज S होना चाहिए, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो S को हटाओ, इसको क्या बोल दो R। तो आंसर क्या आ गया अपने पास 2S 3R। कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन है 2S 3R, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कहां पे दिया हुआ है, तो बेसिकली 4 स्ट्रक्चर बना के दे रखी है। इन स्ट्रक्चर में या तो EZ कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है या RS कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि कहां पे इनकरेक्ट है। तो ये भी बहुत इजी है, RS कॉन्फ़िगरेशन और EZ कॉन्फ़िगरेशन ये निकालना तो आता ही है, और ये सबसे प्राइमरी चीज है, इसको तो मतलब पता रखना ही है आपको। CH3 CH2, यहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, CH डबल बॉन्ड CH2, इधर क्या आ गया CH2OH CN, ये दे रखा है E। तो साथ में डिस्कस करते हुए चलते हैं। इनकरेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन से आगे क्या है कार्बन और 2 हाइड्रोजन। यहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो एक तरीके से डबल बॉन्ड को मल्टीपल सिंगल बॉन्ड कंसीडर किया करो, तो कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसी को प्रायोरिटी मिलेगा। ये 1 कार्बन है, कार्बन है, कार्बन के आगे क्या है ऑक्सीजन और क्या है 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन के आगे क्या है तीनों नाइट्रोजन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन है। तो फर्स्ट एटम पे चेक करना है, ऐसा नहीं कि एटम के इन सारे ग्रुप में एटॉमिक नंबर का सम करना है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट एटम पे चेक करो, फर्स्ट एटम ऑक्सीजन, फर्स्ट एटम नाइट्रोजन, तो इसी को प्रायोरिटी मिलेगा 1। 1 और 1 ऑपोजिट हो गया E, सही है। सेकंड पे आओ, बहुत इजी से क्वेश्चन दे रखे हैं। CH2 CH3, अब ये तो कौन नहीं बता सकता। CH2 CH3 CH3 ये 1 हो गया, हाइड्रोजन CH3 ये 1 हो गया। Z, ये Z दे रखा है, तो पहले दोनों तो सही है, इनकरेक्ट अभी तक आया नहीं है। अब इसमें आपको क्या निकालना है L और इसमें अगले वाले में D। तो L और D एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है। L और D अपने पास कहां से आता है, एक तो अमीनो एसिड में भी हम L और D बता सकते हैं, अल्फा अमीनो एसिड हम उसको बोलते हैं, और एक अपन ये जो मोनोसैकेराइड होते हैं या डाइसैकेराइड होते हैं, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट में भी L और D बता सकते हैं। L और D बताने के लिए आपको बेसिकली ग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल का सहारा लेना पड़ता है। ग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल कैसा होता है, CHO CHOH, कैसे याद रखोगे, ग्लिसरैल्डिहाइड ग्लिसरॉल से बना है, तो ग्लिसरॉल किसको बोलते हैं 3 कार्बन 3 OH। ग्लिसरैल्डिहाइड एक को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ बेसिकली एक ही कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इस कायरल कार्बन पे OH अगर राइट साइड है तो उसको बोलते हैं D, और OH अगर लेफ्ट साइड होता तो उसको बोलते हैं L। OH की जगह अगर NH2 आ जाए तो NH2 राइट साइड है तो इसको बोलते हैं D, NH2 अगर लेफ्ट साइड है तो इसको बोलते हैं L। तो ऑप्शन नंबर 3 पे चेक कर लेते हैं, D और L, 3 और 4 दोनों में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है। तो ये क्या हो गया CH3 H NH2 COOH, अल्फा अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है। तो पहली बात तो आपको ट्रू फिशर प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। ट्रू फिशर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि ये जो कार्बन की चेन में हम नंबरिंग करते हैं, तो ये नंबरिंग वाले कार्बन वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए और नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए। इसके बाद इस स्ट्रक्चर में जो लास्ट कायरल कार्बन होता है, लास्ट कायरल कार्बन पे आपको NH2 का लोकेशन देखना है या OH का लोकेशन देखना है। अगर इन दोनों में से कोई भी प्रेजेंट है और राइट साइड प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे D, लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे L। लेकिन पहले ट्रू फिशर प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। तो इस मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करनी है और ट्रू फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने चेंज कर दिया तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया। तो क्या कर सकते हैं,
इन दोनों को चेंज किया, इन दोनों को चेंज किया, 2 बार इंटरचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो COOH CH3 NH2H ये ट्रू फिशर प्रोजेक्शन बन गया, क्योंकि नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे नंबरिंग होना है वो सारे कार्बन एक ही वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट है। यही एक कायरल कार्बन है, इसमें ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे L। इन्होंने क्या दे रखा है L, ये भी सही है। तो अभी तक आंसर नहीं आया, तो आंसर कौन सा होगा? 4th ऑप्शन। फर्स्ट 3 ऑप्शन में कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट दे रखा था। अब 4th ऑप्शन आप चेक किया, 4th ऑप्शन में वेस्डेज प्रोजेक्शन दे रखा है, तो पहले वेस्डेज को चेंज करना पड़ेगा फिशर में। तो ये भी बहुत इजी है और एक ही कायरल कार्बन दे रखा है, तो ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। इन्होंने दे रखा है D, मतलब ये पक्का L आएगा। वेस्डेज में कन्वर्ट करने के लिए हम कहां से देखते हैं इसको, मॉलिक्यूल को? वेज और डैश के बीच में से। तो वेज और डैश के बीच में अगर ये जाएंगे तो अपने ये जो दोनों हाथ है वेज और डैश को पकड़ सकते हैं। राइट में जो आएगा उसको राइट में लिखो, लेफ्ट में जो आएगा उसको लेफ्ट में लिखो। और ये जो अपने पास सॉलिड लाइन होती है, इनमें से एक सॉलिड लाइन ऊपर सर पे दिखाई देती है, सर वाले को ऊपर लिखो, पैर वाले को नीचे लिखो। तो बताइए राइट हाथ में कौन आएगा? बोर्ड से बाहर कौन है? H, और बोर्ड से बाहर मेरा कौन सा हाथ जा रहा है? राइट। तो राइट हाथ में किसको पकड़ूंगा? H को। तो लेफ्ट हाथ में कौन आएगा? OH। इधर से देख रहा हूं तो सर पे कौन जा रहा है? CHO। पैरों में कौन जा रहा है? CH2OH। एक ही कायरल कार्बन है, नंबरिंग हमेशा वर्टिकल लाइन में चल रही है, ऊपर से नंबरिंग स्टार्ट है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ट्रू फिशर है बेसिकली, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप देख लो इसी कायरल कार्बन पे OH कहां प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड, तो इसको क्या बोलेंगे? L। इन्होंने क्या दे रखा है? D। तो ये आंसर हो गया गलत, और यही आपको पूछा था कि इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कहां पे दे रखा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी आपको चेक करना था और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है, और ये बेसिकली KMnO4 को जिस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है वही प्रोसेस यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन 1 क्या है? MnO2 फ्यूज्ड विद KOH। तो MnO2 को अगर KOH के साथ फ्यूज करते हैं, मोल्टन स्टेट में होता है, तो आपको बताइए कि क्या बनता है? K2MnO4। पहले मैग्नेट बनता है और मैग्नेट को वापस से एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करते हैं इसको, तो फिर पर मैग्नेट बनता है। पर मैग्नेट क्या होता है? MnO4 माइनस। तो यहां से क्या बनेगा? KMnO4। MnO4 माइनस का कलर अलग होता है और MnO4 2 माइनस का कलर अलग होता है। यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, तो प्रोडक्ट अपन को क्या मिलेगा? K2MnO4 और MnO4 2 माइनस मैग्नेट आयन, इसका कलर क्या होता है? ग्रीन। ये आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। K2MnO4 या KMnO4 को प्रिपेयर करने का जो मेथड है उसी मेथड पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, और ये तो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। MnO2 को कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डिसॉल्व किया जाता है, तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। MnO2 में Mn+4 में है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज करेगा Cl-1, इसका एक इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो कहाँ पहुंचाएगा? 0 में, मतलब Cl2 गैस रिलीज होगा, ये ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा? +4 से +2 में, तो MnCl2 बन जाएगा। तो इसको MnO2 को HCl के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिकली आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। Mn4 + Cl2 गलत है, Mn2 + Cl2, बी ऑप्शन सही हो गया, Mn2 + Cl2। तो यहाँ पे तो बेसिकली ये पैसेज जो है बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में P ब्लॉक और D ब्लॉक इन दोनों चैप्टर्स की रिएक्शंस हमें दे रखी है। टोटल 4 रिएक्शन है, और इन 4 रिएक्शन से हमें ये फाइंड आउट करना है कि W, X, Y और Z ये चारों कंपाउंड क्या हो सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन आप देखिए, सिल्वर नाइट्रेट को हीट किया है तो क्या मिलेगा? W + X + O2। तो मेटल नाइट्रेट को हीट करने से क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 गैस। और ये मेटल ऑक्साइड में मेटल अगर इनर्ट मेटल Ag या Hg है तो इनके ऑक्साइड को हीट करने से आपको क्या मिल जाता है? मेटल Ag मिल जाएगा प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होगा। तो बेसिकली क्या मिल गया? Ag + NO2 + O2। O2 तो आपको दे ही रखा है,
तो W और X अपने पास क्या हो गया, या तो Ag हो सकता है या NO2 हो सकता है। अब आपको ये आगे की रिएक्शंस में पता चलेगा कि W और X क्या है। तो X का रिएक्शन वाटर से कर रहे हैं, Ag तो वाटर के साथ रिएक्शन करता नहीं है, तो X यहाँ पे कौन होगा, NO2। X आपको पता चल गया NO2 है, तो W कौन होगा, Ag। वाटर के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, +4 से ऑक्सीडाइज होकर +5 में भी जा सकता है और +4 से रिड्यूस होकर +3 में भी जा सकता है। तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दोनों बनेगा। इसके बाद W का रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 से किया है। W अपने पास कौन है, Ag। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये 0 से इसको ऑक्सीडाइज करवा के कहाँ ले जाएगा, +1 में, तो क्या बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल होता है, इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट के साइड में क्या लिख दिया, एक्वस। और क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड +H2। तो ये अपने पास क्या हो गया, Y आपको पता चल गया, AgNO3। अब अगला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, AgNO3 एक्वस, तो क्या प्रेजेंट होगा, Ag+ और NO3- आयन। सोडियम थायोसल्फेट हाइपो सॉल्यूशन के साथ इसका रिएक्शन करना है, तो यहां से क्या प्रेजेंट होगा, Na+ और थायोसल्फेट आयन। तो रिएक्शन के बाद सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। सिल्वर का जो कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है, बहुत इजीली आप उसको बना सकते हो। सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन करना है, सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मेंटेन करना है +1। सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है, तो ये लिगेंड आपने लगा दिया। Ag पे +1 मेंटेन करने के लिए यहाँ टोटल कितना हो गया, 4-, यहाँ +1 लाने के लिए बाहर 3- होना चाहिए, तो 3- लाने के लिए 3 काउंटर आयन यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। काउंटर आयन कौन है, Na+, तो Na+ यहाँ पे बेसिकली 3% होगा, तो इधर से आएगा +3, इधर आ जाएगा -3। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपने बना लिया। इस फाइनल प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, Z। और आप करेक्ट ऑप्शन मैच कर सकते हैं कि W, X, Y और Z क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A का हाइड्रोलिसिस किया है तो प्रोडक्ट बन गया B और HCl, हैलोजन एसिड बन गया। तो हैलोजन एसिड बन रहा है A के हाइड्रोलिसिस से, इसका मतलब पक्का है कि ये क्या होगा, कोवैलेंट हैलाइड ही होगा। और ये हमें और कहां से पता चल जाएगा, ABCD ऑप्शन में आपको ये पर्टिकुलर कंपाउंड्स दे रखे हैं और इन कंपाउंड्स में से आपको बताना है कि A क्या हो सकता है, B क्या हो सकता है और C क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख लो, कोवैलेंट हैलाइड ही आपको दे रखे हैं। कोवैलेंट हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सी एसिड और हैलोजन एसिड। अब देख लेते हैं कि ऑक्सी एसिड और हैलोजन एसिड बेसिकली यहाँ पे क्या हो सकता है, और इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। तो फर्दर हाइड्रोलिसिस करने से क्या मिलेगा, C, और वापस से क्या बनेगा, HCl। तो फर्दर हाइड्रोलिसिस अगर पॉसिबल है तो ये बेसिकली क्या होगा, POCl3 ही होगा। तो POCl3 आपको कहां से मिला होगा, PCl5 से। PCl5 का अगर एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये अटैक किया, Cl- यहां से रिमूव होगा। आपको पता है कि हाइड्रोलिसिस में OH- न्यूक्लियोफाइल है और OH- न्यूक्लियोफाइल से अल्टीमेटली OH- का ही अटैचमेंट होता है। एक Cl एटम अभी बना हुआ है, Cl- यहां से प्रोटॉन रिमूव कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, HCl। ये OH- ये वापस से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक लीविंग ग्रुप और लीव कर गया, वापस से यहां से प्रोटॉन लॉस करेंगे तो Cl- H+ को हटा देगा तो फिर क्या बनेगा, HCl, और ये क्या बन जाएगा, POCl3। तो अगर PCl5 का 1 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, POCl3 + 2 HCl। तो A तो आपको पता चल गया कि PCl5 है, B क्या होगा, POCl3 होगा। और POCl3 का अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद फास्फोरस का ऑक्सी एसिड बनेगा, कौन सा बनेगा, H3PO4 फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +5 है और POCl3 में भी फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। इस तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोवैलेंट हैलाइड्स के हाइड्रोलिसिस के बाद क्या ऑक्सी एसिड प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस और हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने से क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो ये रिएक्शन आपने P ब्लॉक में पढ़ा है। P ब्लॉक में टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए एक रिएक्शन ये भी था, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने से नाइट्रोजन गैस प्रिपेयर होता है। और इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हो कि अमोनियम डाइक्रोमेट में डाइक्रोमेट आयन है, क्रोमियम +6 में प्रेजेंट है, तो डाइक्रोमेट आयन का क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, नाइट्रोजन यहाँ -3 में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करवा के कहाँ पहुंचा देगा, 0 में। तो कौन सी गैस रिलीज होगी, नाइट्रोजन गैस। ये ऑक्सीडाइज करवाएगा तो ये खुद रिड्यूस होगा,
तो ये +6 से कहाँ चला जाता है, +3 में। तो क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल भी होता है लोअर साइड में, तो क्रोमियम ऑक्साइड आपको मिल गया। प्लस 8 हाइड्रोजन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम अभी और बचा है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने से प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, N2 गैस प्लस Cr2O3 प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये सिर्फ बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। पहले में क्या दे रखा है कि HI का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। HI में ये जो बॉन्ड है ये वीकेस्ट बॉन्ड है, हेलोजन एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं, वीकेस्ट बॉन्ड है, तो यहां से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और H+ आयन यहां से इजीली आ सकता है। जहां से H+ आयन इजीली मिल सकता है वहीं पे कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो ये तो सही है। बी में क्या दे रखा है, HiO4 HBrO4 HClO4 ऑक्सी एसिड दे रखा है, तो ऑक्सी एसिड एसिडिक ही होते हैं। किसके ऑक्सी एसिड होते हैं, नॉन मेटल के। और नॉन मेटल का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होता है तो ऑक्सी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, क्लोरीन का, तो HClO4 ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में हर किसी में क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन क्लोरीन +7 में है, +5 में है, +3 में है। +7 में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो वहीं पे इस ऑक्सी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, वाटर एसिडिक होता नहीं है, अमोनिया बेसिक होता है, HF एसिडिक होता है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया, A, C और D। यहाँ पे पेपर 1 कंप्लीटली हमने डिस्कस कर लिया, काफी सिंपल पेपर था, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए।